नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPCS अकेडमी में। और पॉलिटी में आज हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में जो है चर्चा करेंगे। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में जो भी क्वेश्चन बने थे वो हम लोगों ने देख लिए थे। आज हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में देखते हैं कि क्या क्या अभी तक क्वेश्चन इससे बने हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, इसी तरीके के वीडियो आपको हमारे और भी जिस तरीके की आपकी पॉलिटी की क्लास चल रही है, इसी तरीके से वीडियो आपको और भी मिल जाएंगे। एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के आपको प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, तो वहाँ से आप जाके वो क्लासेस भी देख सकते हैं अगर आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। अगर आपके खुद लग रहा है कि आपको एग्ज़ाम में ये रिवीजन के लिए ठीक ठाक मटेरियल है, तो वहाँ पे जाके आप इसको भी जाके देख सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने वहाँ पर भी आपको पढ़ाया हुआ है। तो चलिए, आज का जो उपराष्ट्रपति का चैप्टर है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है एक निर्वाचक गण के द्वारा होते हैं, जिसके सदस्य होते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, कौन कौन लेते हैं? देखिए, जो संसद होती है हमारी, लोकसभा और राज्यसभा, जो दोनों सदन होते हैं, उसके सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। इसमें बात आती है कि सभी सदस्य, तो सभी सदस्य में इसमें मनोनीत सदस्य भी आ जाते हैं और निर्वाचित सदस्य यहाँ पे दोनों ही आ जाते हैं। राष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने देखा था, तो उसमें था कि निर्वाचित सदस्य ही उसमें सिर्फ भाग लेते थे और वहाँ पे राज्य की विधानसभाओं का भी जो है योगदान होता था। यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ संसद का है, राज्यों से कोई यहाँ पे जो है उनका योगदान नहीं है। वो राज्य की विधानसभा इसमें वोटिंग नहीं करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि यहाँ पे सही कथन पूछा गया था कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष मतलब कि डायरेक्ट जनता इसमें भाग नहीं लेती, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसमें वोटिंग करते हैं। अगला यहाँ पे कथन दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सभापति सदस्य होने के लिए अर्हत हो। तो बिल्कुल सही बात है। आप उपराष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हत हो। और राष्ट्रपति बनने के लिए क्या था? वहाँ पर लोकसभा का जो है पात्र होना चाहिए था। आगे कारण यहाँ पे दिया हुआ है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो इस वजह से उसको जो है ये सदस्यता उसके लिए अर्हत होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सत्य दिए हैं और स्पष्टीकरण भी सही हो रहा है। उपराष्ट्रपति से संबंधित सही कथन इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है। उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति। तो ये दोनों बातें यहाँ पे दी गई थी। अगला है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनके द्वारा सीधे उनके द्वारा चुनाव होता है। भारत का उपराष्ट्रपति तो ये होता है भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है। प्रथम कौन होता है? राष्ट्रपति। द्वितीय होते हैं उपराष्ट्रपति जी। के पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य या फिर दायित्व तो नहीं होता है इनका। उपराष्ट्रपति से संबंधित देखिए, कोई भी काम जो ये करते हैं तो वो राज्यसभा के सभापति के पद के तौर पर करते हैं। उपराष्ट्रपति के नाम से इनका कोई कार्य नहीं होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करते हैं। राष्ट्रपति के अगर पद त्याग देता है, पदस्थीकरण हो गया, मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में मैक्सिमम 6 महीने तक ये कार्य करते हैं। 6 महीने के बाद में चुनाव हो जाएगा और नया राष्ट्रपति आ जाएगा। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा जो है उसको हटाया जाएगा, जिसमें लोकसभा का भी सहमति होना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, तो केवल राज्यसभा से ही ये बात प्रोसेस स्टार्ट होगी। राज्यसभा का सभापति यानी पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। किस सभा की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं है? तो राज्यसभा की जो अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत, उच्चायुक्त के पद पर रहे थे। तो कौन कौन ऐसे व्यक्ति थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, BV गिरी, KR नारायण, ये जो है उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व जो है राजदूत या फिर उच्चायुक्त के पद पर नियुक्त रहे थे। मोहम्मद हामिद अंसारी, ये रिलेवेंट नहीं रहेगा, इनका 12वां टर्नओवर था, मतलब कि क्रम इनका 12वां था। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो हमारा अगला चैप्टर है, इसके बारे में देखते हैं। तो मंत्रिपरिषद से क्या क्या क्वेश्चन बने हम लोग देखते हैं। तो सही कथन यहाँ पे है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। तो सभी मंत्रियों का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, तो ये आवश्यक नहीं है। अगर वो सदन का सदस्य नहीं है तो भी उसको प्रधानमंत्री या मंत्री बनाया जा सकता है, बशर्ते 6 महीने के अंदर उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगला है भारत के प्रधानमंत्री के विषय में सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है और भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है।
भारत का प्रधानमंत्री मुख्य किसका होता है? केंद्रीय सरकार का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में जो प्रावधान है वो किसके दायित्व को लेकर है? प्रधानमंत्री के दायित्व को लेकर। कैबिनेट में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो केवल जो है कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं वही कैबिनेट में शामिल किए जाते हैं। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है किसके पास में? प्रधानमंत्री के पास में। संघ सरकार के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। तो मंत्रियों को जो विभाग अलॉटमेंट करता है राष्ट्रपति, वो प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार या फिर उसकी सिफारिश पे ही करता है। यहाँ पे अगला कथन दिया हुआ है कि सही कथन इन्फॉर्मेशन है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्ण किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्यों के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तो कौन बनाता है? राष्ट्रपति जी जो है नियम बनाते हैं। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से ही की हुई कहीं जाएंगी। जो भी कार्य होगा वो सब उस पर हस्ताक्षर कौन करता है? राष्ट्रपति जी। आगे देखते हैं कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो जो अविश्वास प्रस्ताव होता है उसकी स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं डालेंगे। देखिए होता क्या, जब अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पे लाया जाता है? वो लाया जाता है लोकसभा में। और अगर राज्यसभा का सदस्य तो वो उसमें पक्ष में वोट नहीं डाल सकता क्योंकि वो वहाँ का मेंबर ही नहीं होता है। भारतीय संविधान का वह प्रावधान जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति को विवेचित करता है तो आर्टिकल 75। प्रधानमंत्री कार्यालय अस्तित्व में कब आया था? तो 1977 में। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का सदस्य होता है। तो आमतौर पर होता है लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं है। राज्यसभा का सदस्य भी बहुत से लोग आप देखेंगे तो मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी वगैरह ये सब लोग राज्यसभा के सदस्य ही थे, लोकसभा के नहीं थे। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान जो हेड होता है कौन? प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री के नियुक्ति समय तो वो जरूरी नहीं कि वे संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसको 6 महीने के अंदर ये सब हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। भारत का प्रधानमंत्री बनने है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन जो है तो उप प्रधानमंत्री जो पद है ये इसका संविधान में कहीं पे वर्णन नहीं है। संविधान के प्रावधानों से हटकर जो है इसको बनाया गया है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का प्रधानमंत्री जो होता है अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्तियों का चयन में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। तो मंत्रियों का जो चयन होता है उसमें पूर्णतः जो है उसका स्वविवेक कार्य करता है प्रधानमंत्री का। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वो केंद्रीय मंत्री रह सकता है। मैक्सिमम 6 मंथ तक जो है वो मंत्री बना रह सकता है। भारत की संसद के संदर्भ में सही कथन है तो संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है और संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन या फिर लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, तभी तक वो जो है गवर्नमेंट पावर में रहेगी। भारत का प्रधानमंत्री जवाबदेह किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत आर्टिकल आपका 75 का सब क्लॉज 3 के अनुसार जो है मंत्रिपरिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत की सही स्थिति देख लेते हैं। जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद अगर त्यागपत्र दे दे तो उसके बाद में क्या होगा? तो राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें अपने पद पर बने रहने के लिए कहेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय क्या है कि यथाशीघ्र नई सरकार गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए। अभ्यस्त मंत्रिपरिषद नई सरकार बनने तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो ये बात है कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो सकता तब तक आप अपने पद पर बने रहिए, ये व्यवस्था कर सकता है राष्ट्रपति। सही कथन है कि संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करेंगे। तो जो मिनिस्टर होते हैं तो वो किसके प्रसाद पर्यंत होते हैं? तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री जो है वो समय समय पर राष्ट्रपति को सूचित करेगा। आगे कि भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है किस चीज़ का? कि प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है तो विश्वास प्रस्ताव जो है वो मंत्रिपरिषद ही रखती है। बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। लोकसभा में जैसे कि जो मेंबर होते हैं अगर वो अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर देंगे सभी लोग मिलके तो मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना होगा। अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत के एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने की अनुमति की आवश्यकता होती है। किसको? स्पीकर की।
लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है उसमें न्यूनतम मेंबर की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम 50 लोग जो हैं अविश्वास प्रस्ताव के जो पक्ष में हस्ताक्षर करने के बाद में ही उसको ला सकते हैं। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में सही कथन है, तो भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरा है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है तो कौन? विधायिका। विधायिका के अधीन रहती है कौन? कार्यपालिका। वह नेता जो नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री और बाद में रक्षा मंत्री बने, तो कैलाश नाथ काटजू जो थे वो पहले नेहरू की कैबिनेट में गृह मंत्री और बाद में रक्षा मंत्री भी बन गए थे। अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर.के. षणमुखम शेट्टी। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। 1948 में जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। अगला है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री कौन थे? तो वो थे हमारे भीमराव अम्बेडकर जी। भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है, देखिए बजट जो शब्द है ये इसका उल्लेखित नहीं है। वहाँ पर क्या लिखा है? वहाँ पर लिखा है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग नॉर्मली भाषा में बजट कहते हैं। भारत के 12वें प्रधानमंत्री देवगौड़ा, ये रिलेवेंट नहीं रहेगा। देखिए ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है, ये भी अब रिलेवेंट नहीं रहेगा। बहुत पुराने प्रधानमंत्री, पहले क्वेश्चन पूछा गया था काफ़ी सालों पहले, तो ये जो है अब आपके लिए रिलेवेंट नहीं रह गए पुराने जो हैं प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई, तो लाल बहादुर शास्त्री की। तो यहाँ पे क्या है कि देवगौड़ा, मोरारजी देसाई, नरसिम्हा राव, चरण सिंह, चंद्रशेखर में से भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे, तो चंद्रशेखर इनमें से नहीं थे। बाकी ये सब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर चुके थे। देवगौड़ा, आई के गुजराल, चंद्रशेखर और मनमोहन सिंह में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व के काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो चंद्रशेखर थे। बाकी ये सब राज्यसभा के मेंबर के तौर पर ही पीएम चुने गए थे। भारत के प्रधानमंत्रियों में से अपने कार्यकाल में संसद में कभी नहीं उपस्थित हुए, तो चौधरी चरण सिंह जो थे अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में एक बार भी जो है संसद में नहीं उपस्थित हुए थे। संविधान में जो है मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, तो वो किसमें? आर्टिकल 352 में जो है उसका विवरण मिलता है। भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे तो पीपी सिंह हो गए, IV चौहान, RK वेंकटरमन, प्रणब मुखर्जी, ये सब वित्त मंत्री रह चुके हैं। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति जो आई थी, ये किसने घोषित की थी? तब उस समय के प्रधानमंत्री जी कौन थे? तो थे PV नरसिम्हा राव। आगे यहाँ पे है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में सही कथन है, तो क्या है कि भारत के पूर्व वित्त मंत्री, RBI के पूर्व गवर्नर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि, तो ये सब जो है पद ये ग्रहण कर चुके थे प्रधानमंत्री बनने से पूर्व। कथन है कि मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं, और संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत का कार्य करता है। देखिए यहाँ पे दोनों ही चीज़ें सही हैं, लेकिन यहाँ पे कोई स्पष्टीकरण एक दूसरे का जो है कथन का और कारण का यहाँ पे कोई मैच नहीं हो रहा है। दोनों हैं तो दोनों ही चीज़ें सही, लेकिन इसका कोई मैच नहीं होता। कथन का कोई ये स्पष्टीकरण, ये रीज़न नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे स्पष्टीकरण नहीं है। बाकी स्टेटमेंट तो आपके दोनों ही सही है। आगे कथन दिया हुआ है कि भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के प्रति, दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये गलत है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं, तो ये बात तो आपका कारण तो सही है। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो पहला आपका गलत है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला है कि किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, तो बिल्कुल सही बात है। केवल ये एक राजनीतिक निर्णय है, क्योंकि उसके बाद में ना तो पावर होती है राजनीति। मान लीजिए कोई गठबंधन की सरकार है, तो उस गठबंधन के जो मेंबर होते हैं तो उनको सांत्वना देने के लिए एक तरीके से उप प्रधानमंत्री का जो है पद बना दिया जाता है, क्योंकि संविधान में भी इसका प्रावधान नहीं है। यहाँ पे कारण है कि वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। तो दोनों ही चीज़ें सही हैं, लेकिन व्याख्या यहाँ पे सही नहीं हो रही है। कैबिनेट समिति के संबंध में सही कथन देख लेते, तो संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। तो बिल्कुल आप इसको नोट कर लीजिएगा कि जो संविधान है उसमें कैबिनेट समितियां जो गठित होती हैं उनका उल्लेख नहीं किया गया है। कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री के द्वारा समय और ज़रूरत के एवं परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार जो है ध्यान में रखते हुए गठित की जाती हैं। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो मंत्रिमंडल यानी कि जो कैबिनेट सचिव होता है वो ही जो है, अगर सिविल में देखेंगे तो सबसे बड़ा अधिकारी वही होता है। संविधान संशोधनों में एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्रियों को सम्मिलित करते हुए लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या का वही है कि
जो 51वां संविधान संशोधन आपका 91वां हुआ था, तो उसमें ये बात उल्लिखित कर दी गई थी कि जो मंत्री की जो संख्या होगी वो टोटल मेंबर्स की 15% से अधिक नहीं होगी। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में देखते हैं तो 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, तो ये अब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पुराना क्वेश्चन हो गया। आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है तो श्वेत पत्र। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, तो ये आपकी बात लिखी हुई है आर्टिकल 257 में। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन आधारित है तो गोपाल स्वामी आयंगर की रिपोर्ट पर। मंत्रिमंडल सचिवालय का या फिर के कार्य हैं तो क्या क्या है? मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता प्रदान करना। अगला यहाँ पे सही सुमेलित है जवाहरलाल नेहरू की जो कह सकते हो कि उनकी जो समाधि स्थल जो है वो क्या है? शांतिवन उसको कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल और राजीव गांधी का वीर भूमि जो है कहा जाता है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद सृजित हुआ था कब? वर्ष 1951 में। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगला जो चैप्टर है हमारा महान्यायवादी मानविकता और CAG, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।